तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका नाम है लिंकन इन द बार्डो, दुख के माध्यम से एक यात्रा। जॉर्ज सॉन्डर्स का लिखा ये 2017 का उपन्यास ना सच में एक मास्टरपीस है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इतिहास, एक अनोखे प्रयोग और आध्यात्मिक कल्पना का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। कहानी सेट है फरवरी 1862 में, जब अमेरिका में भयंकर गृह युद्ध चल रहा था और इसके केंद्र में है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनका वो गहरा असहनीय दुख जो उन्हें अपने 11 साल के बेटे विली की मौत के बाद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार्डो आखिर है क्या। दरअसल तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बार्डो एक ऐसी जगह या अवस्था है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के ठीक बीच में होती है, एक तरह का ट्रांजिशन या सीमांत स्थान। और यही वो जगह है जहां ये पूरी कहानी घटित होती है। भाग 1, बार्डो में प्रवेश, अध्याय 1 से 5। किताब की शुरुआत में हम सीधे इस बार्डो में प्रवेश करते हैं। यहां हमारी मुलाकात सबसे पहले 2 आत्माओं से होती है, हंस वॉलमैन और रोजर बेविंस तृतीय। ये दोनों बार्डो में ही फंसे हुए हैं। वॉलमैन एक अधेड़ उम्र का प्रिंटर था जिसकी मौत उसकी शादी से ठीक पहले अचानक हो गई। अब उसका जो भूतिया रूप है ना, वो उसकी उसी अधूरी इच्छा को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ है बेविंस, एक जवान लड़का जिसने दिल टूटने पर आत्महत्या कर ली थी। अब बार्डो में उसके शरीर पर कई आंखें और हाथ उगाए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अभी भी दुनिया की चीजों को महसूस करना चाहता है। ये जो अजीब और डरावने रूप है ना, ये सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं है। ये असल में हमारी मानवीय आसक्ति यानी हमारे मोह के रूपक हैं। सॉन्डर्स इन विकृतियों के जरिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम मरने के बाद भी अपनी सांसारिक इच्छाओं से चिपके रहते हैं तो वो हमारी आत्मा को किस तरह से पूरी तरह विकृत कर देता है। और इसी अजीब सी अवास्तविक दुनिया में एंट्री होती है राष्ट्रपति के 11 साल के बेटे विली लिंकन की। उसकी मौत अभी अभी टाइफाइड बुखार से हुई है। अब बार्डो का एक नियम है, वयस्कों के विपरीत बच्चों को यहां ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं होती। लेकिन विली अपनी जिद पर अड़ा है। वो कहता है कि उसे यहीं रुककर अपने पिता का इंतजार करना है। बार्डो की उन अजीबोगरीब आत्माओं के बीच विली की ये मासूमियत सच में बिल्कुल अलग और दिल छू लेने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, स्वरों का समूह, अध्याय 6 से 15 तक। यहाँ सॉन्डर्स कई सारी अलग अलग आवाजों का एक समूह हमारे सामने पेश करते हैं। उन्होंने यहाँ संस्मरणों, अखबारों की कटिंग्स और कुछ काल्पनिक साक्ष्यों का इस्तेमाल किया है। इन सब के जरिए हमें विली की मौत और लिंकन के उस गहरे दुख के बारे में विस्तार से पता चलता है। इसका असर बिल्कुल एक बहुरूप दर्शक या कैलिडोस्कोप जैसा होता है। देखिए, यहाँ इतिहास को किसी एक परम सत्य की तरह नहीं परोसा गया है, बल्कि ये अलग अलग दृष्टिकोणों का एक कोलाज है। इसमें से कुछ बातें आपस में टकराती हैं, तो कुछ पर तो आप शायद विश्वास ही ना कर पाएं। इसी बीच एक और भूत रेवरेंड एवरली थॉमस वोलमैन और बेविंस से आकर जुड़ जाता है। लेकिन थॉमस इन दोनों से थोड़ा अलग है। उसे अच्छी तरह पता है कि बार्डो में ज्यादा देर तक रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो विली को समझाता है और चेतावनी देता है कि अगर वो यहां ज्यादा रुका तो हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। अब आता है भाग 3, कब्रिस्तान का दौरा, अध्याय 16 से 30। सच बताऊं तो ये पूरी किताब के सबसे भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों में से एक है। होता यह है कि राष्ट्रपति लिंकन आधी रात को अपने बेटे की कब्र पर पहुंच जाते हैं। एक जिंदा इंसान को अपनी दुनिया में देखकर वहां मौजूद आत्माएं पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं, जैसे उनमें कोई बिजली सी दौड़ गई हो। यहां हम देखते हैं कि लिंकन अपने बेटे विली के मृत शरीर को गोद में लिए हुए हैं और दुख से भरे शब्द फुसफुसा रहे हैं। ये देखकर विली को पक्का यकीन हो जाता है कि उसके पिता को अभी भी उसकी जरूरत है। और नतीजा, विली के मन में वहां से जाने की जो अनिच्छा थी वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। बाकी भूतों को भी ये एहसास होने लगता है कि लिंकन का दुख इतना गहरा और ताकतवर है कि उसमें मृत्यु के प्राकृतिक क्रम को ही बिगाड़ कर रख दिया है। यहां सॉन्डर्स हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि सच्चा प्यार और दुख उन कठोर आध्यात्मिक नियमों को भी तोड़ सकते हैं। किताब के चौथे हिस्से में हम आसक्ति के संघर्ष को देखते हैं, अध्याय 31 से 45। विली का आगे जाने से मना करना असल में वहां मौजूद बाकी भूतों के अपने निजी संघर्षों का ही अक्स है। जैसे वोलमैन अभी भी अपनी उस अधूरी शादी से चिपका हुआ है, बेविंस अपने उन सुखों को याद कर रहा है जो उसने खो दिए हैं, और थॉमस को अपने विनाश का डर सता रहा है। इनके आसपास और भी कई आत्माएं प्रकट होने लगती हैं,
और हर एक आत्मा किसी न किसी सांसारिक जुनून का प्रतीक है, चाहे वो वासना हो, लोभ हो, अहंकार हो या फिर पछतावा। सॉन्डर्स ने यहाँ मानवीय मूर्खताओं की मानो एक पूरी दीर्घाई सजा दी है। वो हमें दिखाते हैं कि जब इच्छाएं अडिग होती हैं तो मरने के बाद भी पीड़ा कैसे बनी रहती है। तो देखा जाए तो यहाँ बार्डो हमारी मानवीय स्थिति का एक रूपक बन गया है। यह दिखाता है कि जब हमें किसी चीज से मुक्ति पाना आवश्यक हो तब भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। छोड़ देने में हमारी ये असमर्थता बार्डो है। भाग 5 में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, सामूहिक हस्तक्षेप। यहाँ सारे भूत मिलकर एक कोशिश करते हैं। वे सब अपनी अपनी आवाजें और अनुभवों को मिलाकर विली को आगे बढ़ने के लिए मनाने की दलील पेश करते हैं। ये सामूहिक कार्य हमें दिखाता है कि सॉन्डर्स सहानुभूति और साझा कथा की ताकत में कितना विश्वास रखते हैं। इस पूरी कहानी में लिंकन का दुख एक केंद्र बिंदु बन जाता है। विली के लिए उनका निजी दुख गृहयुद्ध में हो रही मौतों की राष्ट्रीय व्यथा से जाकर जुड़ जाता है। सॉन्डर्स ने बहुत ही खूबसूरती से एक निजी क्षति को सार्वजनिक त्रासदी के साथ जोड़ा है और ये दिखाया है कि एक पिता और एक राष्ट्रपति दोनों ही रूपों में लिंकन कितना भारी बोझ उठा रहे थे। ये उपन्यास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। दुख कभी भी एकाकी नहीं होता। ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये समुदायों, राष्ट्रों और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गूंजता है। खैर, आखिरकार विली को ये समझ आने लगता है कि उसे अब आगे बढ़ना ही होगा। वोलमैन, बिविंस और थॉमस उसे सही रास्ता दिखाते हैं, और वो भी दबाव डालने के बजाय पूरी करुणा के साथ। उधर लिंकन के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कब्रिस्तान में बिताई गई वो रात उन्हें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि युद्ध की मार के बावजूद उनके संकल्प को और मजबूत कर देती है। उनका वही दुख अब उनके कर्तव्य को पूरा करने का ईंधन बन चुका है। जब लिंकन वहां से प्रस्थान करते हैं तो सारे भूत उन्हें जाते हुए देखते हैं, और तब उन्हें यह एहसास होता है कि दुख सिर्फ विनाशकारी नहीं होता, बल्कि यह मुक्तिदायक भी हो सकता है। अब हम आते हैं किताब के अंतिम भाग यानी समाधान पर, अध्याय 81 से अंत तक। यहाँ विली आखिरकार शांति प्राप्त करते हुए बार्डो से विदा लेता है। उसकी यह रिहाई थोड़ी कड़वी मीठी जरूर है, लेकिन यह जाने देने की जरूरत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके बाद वोलमैन, बेबिन्स और थॉमस भी अपनी अपनी आसक्तियों का सामना करते हैं और धीरे धीरे स्वीकृति के करीब पहुंचते हैं। माना कि उनकी यात्रा अभी अधूरी है, लेकिन विली के जाने से उन्हें एक प्रेरणा जरूर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दुख का बोझ ढोते हुए, लेकिन एक नए दृढ़ संकल्प के साथ कब्रिस्तान से विदा लेते हैं। उनका ये दुख अब उनके नेतृत्व के लिए एक कठिन परीक्षा बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा से हम कुछ मुख्य बातें निकाल लेते हैं। पहला है दुख और प्रेम। यह कहानी बताती है कि प्रेम हमें मृत्यु के बाद भी बांध कर रखता है, लेकिन दुख को अंततः मुक्ति में बदलना ही पड़ता है। दूसरा है आसक्ति बना मुक्ति। ये भूत असल में सांसारिक इच्छाओं से चिपके रहने के खतरों का प्रतीक हैं। तीसरा है इतिहास और कल्पना का मेल। सॉन्डर्स वास्तविक ऐतिहासिक दस्तावेजों को काल्पनिक आवाजों के साथ मिलाकर एक कमाल की बहुध्वनिक कथा बनाते हैं। और चौथा, लिंकन एक प्रतीक के रूप में। उनका दुख उन्हें मानवीय बनाता है, जबकि उनका संकल्प उन्हें एक नेता के रूप में ऊपर उठाता है। तो अंत में मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर प्रेम हमें मृत्यु के बाद भी बांधता है, तो फिर हम अपने दुख को अंततः मुक्ति में कैसे बदल सकते हैं? सोचिएगा जरूर।